हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्यापति के बारे में, है ना। लौकिक पद्य साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे विद्यापति के बारे में, ठीक है। और पूरा परिचय, इनकी प्रमुख रचनाएं, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इनके विभिन्न नाम कौन कौन से हैं उनको पढ़ेंगे, किसने क्या माना है। विद्यापति की रचनाओं के वर्ण विषय के संबंध में विद्वानों के मत कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। विद्यापति की प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। मैथिली में कौन सी रचनाएं रचित हैं, अवहट्ट में कौन सी रचनाएं हैं, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। संस्कृत, प्राकृत एवं मैथिली मिश्रित भाषा में रचित कौन कौन सी रचनाएं हैं और रचनाओं के संबंध में विशेषता से देखेंगे। उसके बाद में विद्यापति के संबंध में आलोचकों के मत देखेंगे। और विद्यापति की चर्चित पंक्तियां देखेंगे, ठीक है। उसके बाद लौकिक गद्य साहित्य पढ़ेंगे। अगली रचनाकार तो लौकिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया था, लौकिक गद्य साहित्य और लौकिक पद्य साहित्य। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे विद्यापति के बारे में, ठीक है। जो विद्यापति हैं इनके परिचय के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले विद्यापति परिचय एवं जीवन व्रत। विद्यापति का जो परिचय है उसको देखते हैं। तो बच्चन सिंह के अनुसार इनका समय क्या है, 1360 ईस्वी से 1448 ईस्वी तक, ठीक है। 1360 से 1448 ईस्वी तक है। जन्म स्थान कहाँ है, विपसी दरभंगा बिहार। तो ये विद्यापति जो हैं ये बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर, इन्हें ये योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। तो किसको योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी, तो विद्यापति के जो पिताजी थे, ठीक। इन्होंने गंगा भक्ति तरंगड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट रचना हो जाएगी, गंगा भक्ति। तो विद्यापति के पिताजी का नाम क्या था, इसकी बात हम लिख कर लिया है ना, गणपति ठाकुर। इन्हें योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। इन्होंने गंगा भक्ति तरंगड़ी की रचना की थी। तो मित्रों ये क्वेश्चन बन सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण कि गंगा भक्ति तरंगड़ी किसकी रचना है, तो ध्यान रखेंगे गणपति ठाकुर की है। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था और आश्रयदाता ये शिव सिंह और कीर्त सिंह के ये आश्रयदाता थे। तो ये महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब उसके बाद में बात करते हैं कि विभिन्न विद्वानों द्वारा विद्यापति को दी गई उपाधियाँ, ठीक है। कौन कौन सी विद्यापति को उपाधियाँ दी गई, तो मैथिल कोकिल की संज्ञा दी जाती इनको मिथिला के विद्वानों के द्वारा। इन्होंने पदावली की जो रचना है, पदावली रचना की जो यानी भाषा है उसको मैथिली भाषा में लिखा था, इसलिए इनको मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई। किसके द्वारा दी गई, मिथिला के विद्वानों के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। पंचानन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा है, पंचानन कहा है। और पंच देवोपासक हर प्रसाद शास्त्री ने कहा है, ठीक है, पंच देवोपासक। उसके बाद में जाति कवि एवं अपर रूप का कवि बच्चन सिंह ने कहा है। अपर रूप का कवि क्यों कहा है, क्योंकि इनकी जो बाईं वाली आंख थी वो गड़बड़ थी, इसलिए इनको अपर रूप का कवि कहा है। और किसने कहा, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अभिनव जयदेव भी कहा जाता है इनको, किसने कहा है, शिव सिंह सेंगर ने इनको ये उपाधि दी है, अभिनव जयदेव, ठीक है। उसके बाद में कवि बाबूराम सक्सेना एवं हरप्रसाद शास्त्री ने इनको कवि कहा है।
ठीक है। अब उसके बाद में डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा उल्लिखित 16 उपाधियाँ इनकी, ठीक है। यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो विद्यापति हैं इनकी 16 उपाधियों का वर्णन किया है। नंबर 1 अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव, दशावधान, कविशेखर, कंठहार। उसके बाद में कंठहार के बाद में है पांचवा है नव कवि शेखर, नव कवि शेखर, सरस कवि, खेलन कवि और कवि रंजन। तो 8 ये हो गए डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार देख रहे हैं। उसके बाद में 9 नंबर पे है सुकवि कंठहार, ठीक है, सुकवि कंठहार हो जाएगा। उसके बाद में महाराज पंडित, तो महाराज यानी राज पंडित भी इनको कहा जाता है, कवि रत्न भी कहा जाता है। 12 उपाधियाँ ये हो गई। उसके बाद में तेरह नंबर पे कवि कंठहार, 14 नंबर पे कवि कर, 15 नंबर पे सुकवि और 16 नंबर पे कविराज। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार ये 16 उपाधियाँ हैं विद्यापति की। उसके बाद में विद्यापति की रचनाओं के वर्ण विषय के संबंध में विद्वानों के मत। तो विद्वानों के मत कौन कौन से हैं? भक्त कवि मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से विद्वान हैं जो विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, श्याम सुंदर दास मानते हैं, ब्रजनंदन सहाय मानते हैं, ठीक है। ये 3 लोग मानते हैं विद्यापति को कि भक्त कवि हैं, ठीक है। उसके बाद श्रृंगारी कवि कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं कि श्रृंगार कवि कौन कौन से मानने वाले विद्वान हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको श्रृंगारी कवि मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्ल जी का, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं श्रृंगारी कवि, बच्चन सिंह मानते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी मानते हैं, हरप्रसाद शास्त्री मानते हैं और सुभद्रा झा मानते हैं। ये लोग श्रृंगारी कवि मानते हैं विद्यापति को। ध्यान रखें, बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये। उसके बाद रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, ठीक है, कि जो विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। तो जॉर्ज ग्रेसन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनसे परीक्षाओं में जरूर प्रश्न पूछा जाता है। जनार्दन मिश्र हैं, उसके बाद में योगेंद्र नाथ गुप्ता हैं और कुमार स्वामी हैं। तो ये 4 लोग रहस्यवादी कवि मानते हैं किसको? विद्यापति को, ठीक है। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी देखते हैं। संस्कृत में रचित रचनाएं शैव सर्वस्व सार हैं, शैव सर्वस्व सार हैं। उसके बाद गंगा वाक्यावली है, 2 ये हो गई संस्कृत में। 3 नंबर पे दुर्गा भक्ति तरंगड़ी, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली। उसके बाद में पुरुष परीक्षा, 7 नंबर में लिखनावली, 8 नंबर में विभाग सार, 9 नंबर में गंगा पत्तलक, 10 नंबर पे वर्ष कृत्य। तो ये 10 प्रमुख रचनाएं हैं जो संस्कृत में रचित हैं। ध्यान रखेंगे, इस तरह से प्रश्न पूछा जा चुका है मित्रों कि विद्यापति के निम्नलिखित में से कौन सी रचना संस्कृत भाषा में रचित है या नहीं है, ठीक है। इस तरह से बन सकता है। मैथिली में रचित रचना इनकी एक ही है, पदावली। इसी रचना को इन्होंने मैथिली भाषा में लिखा था, इसलिए इनको मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई है। अवहट में रचित रचनाएं कौन कौन सी हैं अवहट भाषा में? तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ध्यान रखेंगे, कीर्ति लता का समय है 1403। तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों अवहट में रचित हैं और पदावली ये मैथिली भाषा में रचित है। संस्कृत प्राकृत एवं मैथिली मिश्रित भाषा में रचित, ठीक है। तीनों भाषाओं में मिश्रित रचना कौन कौन से? गोरक्ष विजय, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, गोरक्ष विजय हो जाएगा, ठीक है। इसके आधार पर मिश्र बंधुओं ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम नाटककार माना है, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम नाटककार विद्यापति को किसने माना है? तो ध्यान रखेंगे, मिश्र बंधुओं ने। ये बात क्लियर हो गई।
रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य देख लेते हैं। तो पदावली में राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि विद्यापति की किस रचना में श्री कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण हुआ है, तो पदावली है। ठीक है, क्वेश्चन जरूर बना करें। जो भी एक लाइन पढ़ें, 2 लाइन पढ़ें, उसमें से जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको अवश्य बनाया करें। ठीक है, तो जैसे यहाँ से बन सकता है प्रश्न कि पदावली में राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण हुआ है, तो प्रश्न ये बन सकता है कि विद्यापति की किस रचना में श्री राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण हुआ है, तो पदावली है। यह रचना स्वतः सुखाए रचित है। पदावली के पदों की मादकता के कारण निराला ने नागिन की लहर कहा है। क्या कहा मित्रों? नागिन की लहर कहा है। किसको? पदावली को। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागिन की लहर किसने कहा है पदावली को, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि निराला ने विद्यापति किस रचना को नागिन की लहर कहा है, तो वो पदावली। हर प्रकार से हमको समझना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि पदावली में शिव की स्तुति से संबंधित पद भी हैं जिन्हें नचारी कहा गया। क्या कहा गया? नचारी कहा गया। शिव की स्तुति से संबंधित पद हैं किसमें? पदावली में। अगला पॉइंट है कि कीर्तलता में तिरहुत के शासक कीर्ति सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण हुआ है। तो कीर्तलता में किसका चित्रण हुआ है? कीर्ति सिंह का, है ना। उसके बाद में 5वां पॉइंट है कीर्ति लता को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद कहा। ये ध्यान रखेंगे। और कीर्तलता में जौनपुर का चित्रण भी मिलता है। कहाँ का? जौनपुर का। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। अगला पॉइंट 7वां कि कीर्तलता में 4 अध्याय हैं जिन्हें पल्लव भी कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, देखो 1 लाइनर, है ना। और बहुत ही तगड़ा खतरनाक प्रश्न बन जाएगा कि कीर्तलता में कितने अध्याय हैं, तो 4 अध्याय हैं। ध्यान रखेंगे मित्रों, कीर्तलता में 4 अध्याय हैं और जिन्हें क्या कहा गया है? पल्लव कहा गया है। ठीक है, और पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना भी है। 8वां पॉइंट है कीर्तलता में शिव सिंह की वीरता का वर्णन एवं उदारता का चित्रण है। कीर्तलता में शिव सिंह की वीरता का वर्णन एवं उदारता का वर्णन है। तो ये प्रमुख बातें हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। विद्यापति के संबंध में आलोचकों के मत। पहला मत है कथन कि कीर्तलता कीर्ति सिंह के प्रीत्यर्थ लिखी गई थी, जो पदावली स्वतः सुखाए और शिव सिंह लक्ष्मा देवी के प्रीत्यर्थ है। ये किसका है? बच्चन सिंह का कथन है। उसके बाद में अगला कथन है कीर्तलता की भाषा को विद्यापति ने अवहट्ट कहा है। तो कीर्तलता की भाषा को विद्यापति ने क्या कहा है? अवहट्ट कहा है। देसिल बैना सब जन मिठा ते सन जंपो अवहट्टा। ये बहुत बार यूजीसी नेट में पंक्ति पूछी जा सकती है। किसकी है? तो विद्यापति की है। ठीक है, और ये बच्चन सिंह का कथन है, ध्यान रखेंगे। अगला कथन है कि विद्यापति कीर्तलता में साहित्यिक और सामाजिक परंपरा का समर्थन करते हैं, तो पदावली में उसे तोड़ते हैं। ये भी बच्चन सिंह का कथन है। किसका मित्रों? बच्चन सिंह का। अगला पॉइंट है कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। ये बच्चन सिंह का कथन है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये तीनों कथन बच्चन सिंह के हो गए। उसके बाद में आगे देखते हैं। एक ओर तो वे अपभ्रंश या अवहट्ट में लिख रहे थे, तो दूसरी ओर मैथिली में। इससे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषाएं ले चुकी थी। देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली ही है। ये पॉइंट बन जाएगा इंपॉर्टेंट कि देश भाषा में लिखी पहली रचना कौन सी है? विद्यापति की पदावली है। अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, ध्यान रखेंगे। अगला कथन है कि मैथिली की मिठास लोक धुनों का समावेश तन्मयीन भूत
करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। आज भी लोकप्रिय है और कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्योपभोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। ये भी बच्चन सिंह का कथन है। सारे कोटेशन बच्चन सिंह के बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, विद्यापति का प्रेम न तो रीतियों की तरह बनावटी है, न भक्तों की तरह दिव्य है। वे रूप के कवि हैं, है ना, ये अपरूप के कवि हैं। अगर इतना पूछ लिया जाए कि अपरूप के कवि किसने माना है, बच्चन सिंह ने माना है। किसको? विद्यापति को। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। ये इंपॉर्टेंट है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। ठीक है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। उसके बाद में अगला, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। जिनमें नायक नायिका कौन? राधा कृष्ण हैं। इन पदों को सुनकर जयदेव के पदों का अनुकरण पर शायद ही की गई हो। मध्य अद्भुत है, मध्य अद्भुत है। ये शुक्ल जी का कथन है, ध्यान रखेंगे। एक और शुक्ल जी का कथन दे लेते हैं कि जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह पदावली है। ये कोटेशन किसका है? शुक्ल जी का है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला कोटेशन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिनमें उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद की आध्यात्मिक संकेत बताया है। गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सरसाई भक्त या श्रृंगारी पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। ये शुक्ल जी का कथन है, ये भी ध्यान रखेंगे। विद्यापति को कृष्ण भक्त की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ये भी शुक्ल जी का कथन है, छोटा सा है, पूछा जा सकता है कि विद्यापति को कृष्ण भक्ति की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। शुक्ल जी का कथन है। अगला है कि विद्यापति में भक्ति भावना तो थी, किंतु उत्तर श्रृंगार भावना ने विजय पाली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर के आवेग में लोटपोट हो जाते थे। ये बाबू गुलाब राय का कथन है, ध्यान रखेंगे, ये बाबू गुलाब राय का कथन है। उसके बाद में अगला कोटेशन देखते हैं, विद्यापति के संसार में केवल दो ही वस्तुएं हैं। विद्यापति के संसार में केवल दो ही वस्तुएं हैं। वहाँ सदैव कोकिलाएं कूजन करती हैं, वहाँ सदैव फूल खिला करते हैं, उनमें कोई नहीं होते। सुधा सूत भर लगा करती है, उसके नेत्रों में सौंदर्य की रात समा जाती है, शरीर में सौंदर्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यापति के संबंध में। विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हैं। तो ये किसका कथन हो जाएगा? ये हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। विद्यापति श्रृंगार के सिद्ध वाक कवि हैं। अगला कथन दे लेते हैं कि विद्यापति के बाह्य संस्कार में, विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ है? वह संधि ईश्वर संधि कहाँ है? वह संधि ईश्वर संधि कहाँ है? ईश्वर असनाता में ईश्वर सा चाहता कहाँ? अभिसार में भक्तिसार कहाँ? उनकी कविता विलास सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। ये राम कुमार वर्मा का कथन है, ध्यान रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रमुख कथन देख लिए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं विद्यापति के संबंध में। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? विद्यापति। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? विद्यापति। हिंदी में दूसरा पॉइंट है, हिंदी में भ्रमर गीत की ओर संकेत करने वाले प्रथम कवि विद्यापति ही हैं। सूरदास ने भ्रमर गीत परंपरा को व्यवस्थित रूप दिया है। तीसरा पॉइंट है कि विद्यापति ने राधा के परकीया
रूप का चित्रण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विद्यापति ने राधा के किस रूप का चित्रण किया है? ठीक है, तो परकीया रूप का चित्रण किया है। अगला पॉइंट है चौथा, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका राज दरबारी प्रशस्तियां हैं। राज दरबारी प्रशस्तियां हैं। अगला पांचवा पॉइंट है, पदावली का संपादन रामवृक्ष बेदनीपुरी एवं डॉक्टर शिव कुमार सिंह ने अलग अलग किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, कि पदावली का संपादन रामवृक्ष बेदनीपुरी एवं डॉक्टर शिव कुमार सिंह ने अलग अलग किया है। अगला पॉइंट छठा, कीर्तिलता को हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से खोज की थी। 7 नंबर पॉइंट है, कीर्तिलता में विद्यापति ने स्वयं को कीर्ति सिंह का खेलन कवि कहा है। क्या कहा है? खेलन कवि कहा है। 8वां पॉइंट है, पुरुष परीक्षा में काम उपदेश एवं नीति से संबंधित बातें हैं। तो इनकी जो रचना है विद्यापति की पुरुष परीक्षा, इसमें किसके बारे में है? तो काम उपदेश एवं नीति से संबंधित बातें हैं। 9 नंबर है लास्ट पॉइंट, कि विद्यापति हिंदी के पहले कवि हैं जिनके साथ में श्रृंगार और भक्ति की धारा प्रवाहित हुई है। विद्यापति की चर्चित पंक्तियाँ ध्यान कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देसिल बैना सब जन मिठा। तो विद्यापति की चर्चित पंक्तियाँ हैं। पहली पंक्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछी जा चुकी है। देसिल बैना सब जन मिठा तेसन जंपो अवहट्टा, कीर्तिलता से है। उसके बाद में अगली पंक्ति है, सुधा मुख के बिह निर्मल बाला अपरूपी मनोभव मंगल त्रिभुवन विजया माला। ये दोनों पंक्तियां ध्यान रखेंगे, विद्यापति बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी पंक्ति है कि सरिस हे पखिस अनुभव मोए, सरिस हे पखिस अनुभव मोए जोई प्रीत अनुराग बखाइनत। चौथी पंक्ति है, तिले तिले नूतन होए जन्म अवधि भर रूप निहारत नयनन तिरपित भेल। इंपॉर्टेंट पंक्तियां ध्यान रखेंगे। उसके बाद में लौकिक गद्य साहित्य देखते हैं। उसकी अगली रचना है कुले माला कथा। किसकी है? रचनाकार कौन हो जाएंगे इसके मित्रों? कुले माला कथा के उद्धोतन सूरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में कई बार पूछी जा चुकी है और अन्य परीक्षाओं में भी पूछी जा चुकी है। रचनाकाल विक्रम संवत 834। विवरण कुवलय माला के कुछ अंश एवं कुछ राजकुमारों के चरित्र वर्णन की कथा का चित्रण है। द्विवेदी जी का कथन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कथन है कि कुवलय माला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोल चाल की तत्कालीन भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी कथन है। अगला है राहुल भेल या राहुल भेल। अपभ्रंश नाम क्या उसका हो जाएगा? राहुल भेल या राहुल भेल। संस्कृत नाम क्या हो जाएगा? राजकुल विलास। वेरी इंपॉर्टेंट। रचनाकार रोड़ा कवि और रचना काल क्या हो जाएगा? 10वीं शताब्दी। ठीक है, इसका जो समय हो जाएगा 10वीं शताब्दी हो जाएगा। काव्य रूप गद्य पद्य मिश्रित रचना यानी चंपू काव्य है। ठीक है, जो राहुल भेल रचना है ये चंपू काव्य है, पूछा जा चुका है। राहुल भेल के विषय में विशेष तथ्य है, यह हिंदी में चंपू परंपरा की प्रथम रचना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंदी में चंपू परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? तो हो जाएगी राहुल भेल, रोड़ा कवि की। दूसरा पॉइंट है, यह एक शिलांकित रचना। ये भी पॉइंट पूछा जा चुका है कि जो राहुल भेल रचना किस प्रकार की रचना है? तो शिलांकित रचना यानी पत्थर पर लिखी गई है। इस रचना के बारे में सबसे पहले जानकारी कर्नल जेम्स टॉड ने दी थी। ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको एक बार सुने, देखें और नोट्स बनाएं सभी मित्र। ठीक है, चाहे आप यूपी टीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी, चाहे नेट जीआरएफ, ठीक है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर और चाहे जीडीसी की परीक्षा आप तैयारी कर रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लासें हैं ये। अगला है
कि वर्तमान में यह रचना मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला पॉइंट है, इसमें कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक सौंदर्य चित्रण किया गया है। अगला पॉइंट है, यह हिंदी में नक्शिक वर्णन परंपरा की प्रथम रचना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। हिंदी में नक्शिक वर्णन परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है, तो इसको ध्यान रखेंगे, राउलवेल। लास्ट पॉइंट है, इसमें 7 नायिकाओं के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है। कौन सी भाषा प्रधान है, राजस्थानी। आलोचकों के मत देख लेते हैं। राउलवेल की भाषा मूलतः मध्य देशीय अपभ्रंश है, किंतु इसमें पहाड़ी यानी पश्चिमी तथा पूर्वी अपभ्रंश का संश्लेषण है। रामचंद्र तिवारी का ये कथन है। उसके बाद में तीसरी रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, रचनाकार कौन हो जाएंगे, दामोदर शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, दामोदर शर्मा हो जाएंगे। और ये नेट में पूछा जा चुका है 2025 में। ठीक है, रचना काल 1445 ईस्वी यानी 12वीं शताब्दी, सॉरी 1145 ईस्वी से यानी 12वीं शताब्दी तक, ठीक है, के आसपास मानी जाती है। स्वरूप क्या है इसका, यह यानी व्याकरण ग्रंथ है, तो ध्यान रखेंगे। उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये व्याकरण ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या है, दामोदर शर्मा ने महाराजा गोविंद चंद्र के सभापति थे, उनके पुत्रों को संस्कृत एवं बनारस के आसपास की भाषा सिखाने हेतु इसकी रचना की गई थी। उसके बाद में विशेषता क्या है, राउलवेल हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित यानी चंपू परंपरा की प्राचीनतम रचना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको माना है। तो ये मित्रों पूरी बातें हो गई विद्यापति से। ठीक है, लौकिक पद्य साहित्य में जो रचनाएं थी प्रमुख, उनको हमने देख लिया है। सभी मित्र इन सभी क्लासों को अवश्य देखें, देख के छोड़ दिया करें, तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो इन क्लासों को देखते रहें, पढ़ते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। और इसके आगे हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।